गाजा में इसराइल हमास के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई में अब तक सफलता प्राप्त करने में विफल रहा है। इसराइल द्वारा किए गए हवाई हमलों में बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है, लेकिन इन हमलों से महज 1 या 2 हमास के लड़ाके मारे जा रहे हैं, जबकि कई निर्दोष नागरिकों की जान जा रही है। हाल ही में हमास के एक स्नाइपर ने गाजा के उत्तरी इलाके में एक जंग के दौरान इस्राएली सेना की 19वीं बटालियन के एक टैंकर चालक को गोली मारकर खताहत कर दिया। यह बटालियन मजाज आर्मर्ड ब्रिगेड का हिस्सा है। मृतक सैनिक के परिवार को सूचना भेज दी गई है, लेकिन अभी तक उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया। इस्राएली सेना के एक बयान के मुताबिक इस घटना में यहां लोम यूनिट के एक अधिकारी और उसी बटालियन के एक रिजर्व सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस्राएली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जामिर ने चेतावनी जारी की कि अगर जल्द ही बंधकों की रिहाई नहीं होती तो इसराइल गाजा में अपनी सैन्य कार्रवाई को और तेज कर सकता है। यह घटना उसी इलाके के पास हुई जहां शनिवार को हमास ने इस्राएली सेना के एक बिना कवच वाले वाहन पर हमला कर दिया था, जिसमें 3 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में हमास के लड़ाकों ने बम गिराकर एक और सैनिक को मार डाला था। इस्राएली अधिकारियों के मुताबिक गाजा में अभी तक 59 बंधक हैं, जिनमें से 58 को 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा दक्षिणी इस्राइल पर किए गए हमले के दौरान पकड़ लिया गया था। आईडीएफ की माने तो इन बंधकों में कम से कम 35 लोगों की मौत की संभावना जताई जा रही है। इस्राइल हमास में सीज फायर के बाद इसके पहले चरण में बंधकों और कैदियों के आदान प्रदान में सब कुछ ठीक चला, लेकिन इसके बाद दूसरे चरण में इस्राइल ने हमास पर उल्लंघन का आरोप लगाकर जबरदस्त बमबारी की, जिससे यह समझौता टूट गया। वहीं दूसरी ओर हमास का आरोप था कि इस्राइल धमकी के दम पर चाहता था कि हम बंधकों को छोड़ दें, लेकिन वो कैदियों की रिहाई न करें। हमास ने उस दौरान कोशिश की कि दोनों के बीच सीज फायर कायम रहे, लेकिन इस्राइल ने जबरदस्त बमबारी से गाजा में तबाही मचा दी। हमास के साथ इस संघर्ष में इस्राइल को भारी नुकसान हुआ है, जहां अब तक 805 सैनिक मारे जा चुके हैं और 5427 घायल हुए। वहीं 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस युद्ध में अब तक 51,000 से अधिक फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी भी गाजा के लाखों लोगों को उम्मीद है कि अंधेरा छटेगा तो उजाला जरूर होगा। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर न सिर्फ इस्राइल बल्कि अमेरिका पर भी हूती ग्रुप के द्वारा आक्रमण किया जा रहा है। हूती ग्रुप इस्राएली शिप, अमेरिकी शिप और यहां तक कि इस्राइल के कई शहरों को अपना निशाना बना रहे हैं। इसके पीछे के कारण के रूप में वो हमास पर और गाजा पर अत्याचार को वजह बता रहे हैं। देखना दिलचस्प हो जाता है कि आखिरकार इस युद्ध में, इस संघर्ष में आखिर इस्राइल या फिर हमास को कब तक कामयाबी या कैसा नुकसान झेलना पड़ता है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखें। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मसले पर बातचीत चल रही है, जो बेहद संवेदनशील मोड़ पर है। कहा जा रहा है कि ईरान इस मामले में स्थायी फैसले पर पहुंचने के लिए और समय चाहता है। अब इस समय के बीच ईरान क्या करेगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जहां एक ओर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है तो वहीं दूसरी ओर रूस के साथ एक बड़ी डील ईरान ने कर ली है। जी हाँ, मॉस्को और तेहरान ने हर साल 55 बिलियन क्यूबिक मीटर रूसी गैस की आपूर्ति पर एक समझौता किया है। ईरान और रूस के बीच इसके लिए द्विपक्षीय वार्ता हो गई है। रूसी ऊर्जा मंत्री सरगेई सिविलेव ने शुक्रवार को ईरानी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद कहा कि ऊर्जा कंपनियां वर्तमान में कीमतों पर बातचीत कर रही है। यानी समझौते पर दस्तखत हो गए हैं, लेकिन कंपनियां कीमतों के लिए एक दूसरे से संपर्क में है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सौदा $4 बिलियन का हो सकता है, जो ईरान और रूस के व्यापारिक रिश्तों को एक नई दिशा दे सकता है। हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रूस ने ईरान में एक नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए वित्तीय मदद का भी वादा किया है। ये कदम ईरान की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यानी एक ओर अमेरिका के साथ परमाणु मसले पर बातचीत हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर रूस के साथ परमाणु ऊर्जा मामले में एक बड़ी डील ईरान ने कर ली है।
हालांकि ये समझौता अमेरिकी प्रतिबंधों और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी एजेंसी यानी IAEA की निगरानी के तहत होगा, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस डील को ईरान के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि समझौता ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका ईरान को दुनिया से अलग थलग कर देना चाहता है। रूस और ईरान दोनों मुल्कों पर पश्चिमी देशों के तमाम प्रतिबंध लगे हैं। रूस का ईरान के साथ सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद दोनों ममालिक एक दूसरे को कई क्षेत्रों में मदद पहुंचाते हैं। कहा जा रहा है कि ईरान के परमाणु केंद्रों में भी रूस का बड़े स्तर पर हस्तक्षेप है और उन्होंने ईरान के दक्षिण में बुशहर में एक परमाणु रिएक्टर बनाने में मदद की, जो ईरान का पहला केंद्र भी है। ईरान के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है, लेकिन बावजूद इसके उन्हें अन्य देशों से गैस आयात करनी पड़ती है, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद ईरान में निवेश की कमी हुई और इसका खामियाजा उन्हें इस तरह से भुगतना पड़ा। इसके अलावा ईरान की अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा असर पड़ा, लेकिन ईरान ने आपदा में अवसर खोजा और कई क्षेत्रों में स्वनिर्मित तकनीकी बना डाली। यही वजह है कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए दूसरे मुल्कों पर निर्भर नहीं होना पड़ा। रूस की मदद के बावजूद ईरान ने खुद ही परमाणु तकनीकी विकसित की और इस हद तक बढ़ा दी कि हाल ही में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने यह माना कि ईरान के पास 7 परमाणु बम बनाने की ताकत है, जिसे वो जल्द ही बना भी लेगा। अब रूस और ईरान ऊर्जा समझौते के बाद अमेरिका के साथ चल रही ये बातचीत किस ओर रुख करती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ये वीडियो यमन की राजधानी सना के हैं, जहां अमेरिकी एयर स्ट्राइक में भारी नुकसान हुआ है। इन हमलों के बाद यमन के अंसारुल्लाह या हौसी फाइटर्स ने भी रिएक्ट किया है, लेकिन इस बार अमेरिका पर नहीं, बल्कि उनके पक्के दोस्त इसराइल पर। जी हां, यमन की अंसारुल्लाह मिलिट्री ने इसराइल की पोर्ट सिटी हाइफा पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से अटैक कर दिया। इस बात की जानकारी खुद यमन की अंसारुल्लाह मिलिट्री के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल यहिया सारी ने दी है। यमन के हौसियों का दावा है कि सिर्फ इसराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह हाइफा ही नहीं, बल्कि एक और अहमियत के हामिल इसराइली शहर जाफा में भी यमनी ड्रोन याफा ने तबाही मचाई है। इस तरह उन्होंने जबरदस्त अमेरिकी हमलों के बावजूद इसराइल के 2 शहरों पर निशाना साधा है। हालांकि इसराइल दावा कर रहा है कि उसने यमनी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके मार गिराया है। इस्राएली फौज IDF के मुताबिक हमले के बाद हाइफा, क्रायोट और गलील सागर के पश्चिमी इलाकों में सायरन बजाए गए और लोगों ने धमाकों की आवाज़ें सुनी। गौरतलब है कि इसराइल के जिस हाइफा शहर को अपनी मिसाइलों से निशाना बनाने का यमन के अंसारुल्लाह दावा कर रहे हैं, वो यरूशलेम और तेल अवीव के बाद इसराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ करीब 3 लाख लोग रहते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बहाई समुदाय के लोग रहते हैं। 1948 की फिलिस्तीन जंग में जब हाइफा में भी जंग हुई तो यहाँ की अरब आबादी शहर छोड़कर भाग गई थी। इसके बाद ये शहर इसराइल का हिस्सा बन गया। हाइफा एक बंदरगाह शहर है। हाइफा इसराइल का एक अहम पोर्ट भी है। ऐसे में यमन से करीब 2000 किलोमीटर दूर इस इलाके में हौसियों की बैलिस्टिक मिसाइलों का पहुंचना बता रहा है कि हौसियों के पास इसराइल को निशाना बनाने की सलाहियत मौजूद है। आपको बता दें कि पिछले 1 माह से अमेरिका के ज़बरदस्त हमले झेल रहे यमन के हूती फाइटर्स झुकने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि वो इसराइल के शहरों और लाल सागर में अमेरिकी, ब्रिटिश और इस्राएली जहाज़ों को तब तक निशाना बनाते रहेंगे जब तक इसराइल गजा पर हमले बंद नहीं कर देता। रमज़ान से पहले जब हमास और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर हुआ था तो यमन के अंसारुल्लाह ने भी इसराइल पर हमले बंद कर दिए थे, लेकिन जैसा कि आरोप लगता है, इसराइल ने जैसे ही गजा पर बीच रमज़ान में ही हमले शुरू कर दिए, उससे बौखलाए हौसी जंगजुओं ने बाकायदा ऐलान करके लाल सागर पर इसराइली जहाज़ों पर कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके बाद इसराइल के मदद के लिए अमेरिका को मैदान में आना पड़ा और अब भी पिछले 1 माह से यमन पर अमेरिकी हमले जारी हैं। इस दौरान अमेरिका ने लाल सागर पर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर,
B-2 बॉम्बर और F-35 जैसे जंगी तैयारे लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, जदीद तरीन मिसाइलें और इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने के बावजूद अमेरिका के आगे नहीं झुक रहे हैं यमन के अंसारुल्लाह।